इंडिया के अगर अंदर गुजरात में 5 थी तो वो 5 अभी तक अगर पाकिस्तान का कुछ नहीं कर पाई तो ये भी कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जाके अगर ये चीज़ बना रहे हैं तो आप इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप F-16 के लिए ही क्यों अपनी बेस बना रहे हो? अच्छा, एक तरफ आप कहते हो, आपके ही लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारी आर्मी और नेवी है वो अपने ऑपरेशन करते हैं, दैट यू डोंट नो बट यू नो। कभी क्रिकेट का मामला हो तो हम अलहदा, कभी किसी किस्म का ट्रेड का मामला हो तो हम अलहदा, हम पास हो के एक जैसी ज़ुबान बोल के, एक जैसे रहन सहन, एक जैसे कल्चर, एक जैसा ट्रेडिशन अपनाते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर है और एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीजा मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट वसीम और मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, दीसा एयरबेस और ये पाकिस्तान के F-16 को चेक करने के लिए इंडिया ने भी अपनी एक बड़ी मेगा एयरबेस जो है ना उसको बना लिया है पाकिस्तान बॉर्डर के करीब। तो वो बनाने जा रहा है और ये बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक एक इतनी बड़ी एयरबेस बनाना ये बहुत सी चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है और इससे बहुत से मतलब और बहुत से एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये आप बहुत ही किसी और जगह पे जहाँ पे इजीली एक्सेस नहीं होती है किसी आम इंसान की, और आप बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जाके अगर ये चीज़ बना रहे हैं तो आप इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वीडियो को देखते हैं और उसके ऊपर अपनी राय भी पेश करेंगे, लेकिन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी तरफ जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। प्रशांत धवन। सो पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर भारत एक मेगा एयरबेस बनाने वाला है 1000 करोड़ की लागत से, और ये एयरबेस पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट जिनको अब सर्विसिंग प्रोवाइड करेगा यूएसए, इसको चेकमेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पाओगे न्यू एयरबेस नियर इंडो पाक बॉर्डर विल बी क्रूशियल फॉर कंट्री सिक्योरिटी। मान लीजिए नॉर्थ ऑफ गुजरात की तरफ ना जब भी भारत पे अगर मान लो आक्रमण होता है तो ये एयरबेस भारत की पहली लाइन होगी ऑफ डिफेंस। हालांकि मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इस एयरबेस को बनाने में ही ना हमको कई साल लग गए। 2002 में भारत ने सोचा था कि गुजरात के दीसा में ये एयरबेस बनाया जाएगा, मगर 2002 से लेकर अब 2022 आ रहा है, अब जाके इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और 2024 के आसपास ये एयरबेस बनेगा ना। मैं चाहता हूं कि इससे रिलेटेड सरकार ने एक वीडियो करी है रिलीज, एयरफोर्स ने ये वीडियो करी है रिलीज, तो ये वीडियो आप देखिए, इससे आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि दीसा एयरबेस की इंपॉर्टेंस क्या है। भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना में से एक है। लगातार बदलती तकनीक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश की रक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सदैव सशक्त बनाना और हर परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार करना आवश्यक है। पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमता, रक्षा प्रणाली और रक्षा उत्पादन में हुआ है अभूतपूर्व विस्तार। एक अहम पहल के रूप में गुजरात के बनासकांठा में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए और आधुनिक डीसा एयरबेस का शिलान्यास संपन्न हुआ है। बनासकांठा में विकसित होने वाला ये एयरबेस देश की वायु सीमाओं की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 4519 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला डीसा एयरफील्ड अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निर्माण से गुजरात के आसपास के क्षेत्र में एयरबेसेस के बीच 355 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे हमारे लड़ाकू विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में बढ़ोतरी होगी और लड़ाई के वक्त रिस्पांस टाइम में कमी आएगी। इसके बन जाने से देश की पश्चिमी सीमा पर एक साथ लैंड और सी ऑपरेशन करना संभव होगा। साथ ही अहमदाबाद, बड़ोदरा जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस मिलेगा। इस एयरबेस से उड़ान योजना के तहत उत्तर गुजरात की एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। डीसा से पूरे क्षेत्र के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बेस के निर्माण के प्रथम चरण में हवाई पट्टी, सड़क,
समांतर टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट रखने की जगह का निर्माण होगा। इस एयरबेस को फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने में तैयार किया जाएगा। डीसा एयरबेस देश के डिफेंस को मजबूती और गुजरात के डेवलपमेंट को नई गति देने की दिशा में एक नया अध्याय है। जैसे आपने सुना, फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने के अंदर अंदर ये एयरबेस बन के तैयार हो जाएगा। टारगेट यही है। अगेन देखो, ये सब अब हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सा टाइम गवा चुके हैं। और हाल ही में जिस तरीके से भारत के इंटरेस्ट को इग्नोर करके यूएसए ने पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट है, इनके लिए मेंटेनेंस का जो पैकेज अनाउंस किया है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था कि गुजरात के नॉर्थ में ना हमारे पास एक मेगा एयरबेस, और पर्सनली आप मुझसे पूछे तो डीसा एयरबेस के बारे में मैं कई सालों से सुन रहा था। पता था कि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है इंटरनेशनल बॉर्डर से, ये बहुत करीब है। यूजुअली आप देखोगे एयरबेसेस थोड़े पीछे को होते हैं, बॉर्डर के इतने करीब होते नहीं है। तो ये आप कह लीजिए इंडिया का बड़ा एक अग्रेसिव मूव है। ये एयरबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कल को अगर मान लीजिए हमको पाकिस्तान के सिंध के आसपास कुछ ऑपरेशन करने हैं तो उसके लिए ये एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एयरबेस रहने वाला है। और सबसे फैसिनेटिंग बात मुझे यहाँ पर यह लगी कि इस एयरबेस में ना एक सिंगल एयर स्ट्रिप होगी, मगर वो एयर स्ट्रिप बहुत ज्यादा लंबी होगी। तो बोइंग 716 एयरक्राफ्ट, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, भारी भरकम एयरक्राफ्ट, वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं लैंड। 1000 मीटर लंबा इसका रनवे होगा। और आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर एक एयरबेस पर ही आप 1000 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबेस बनाने वाले हैं। और भारत के पास टोटल आप अगर देखो तो 60 एयरबेस आपको मिलेंगे, जिनमें से 5 ऑलरेडी गुजरात में हैं। ये गुजरात का टोटल 6ठा एयरबेस बन जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि F-16 से इसका क्या रिलेशन है, मैं बार बार F-16 की बात क्यों कर रहा हूं, समझाता हूं आपको। पाकिस्तान के पास जितने भी F-16 फाइटर जेट है, पहली बात तो ये आपको पता होगी कि पाकिस्तान की वायुसेना की जो मेन बैकबोन है ना, ये इनके F-16 फाइटर जेट है। चाइना से जो फाइटर जेट ये परचेज कर रहे हैं वो आप कह लीजिए डिस्प्ले के लिए ही है, यूज में जरा वो आने नहीं वाले पाकिस्तान के लिए। पहली बात तो चाइना खुद वो फाइटर जेट इस्तेमाल करता नहीं है जो पाकिस्तान को उन्होंने दे रखे हैं। उसके अलावा कई रिपोर्ट्स ये भी आई है कि पाकिस्तान के भी फाइटर जेट के जो पायलट्स हैं ये कंफर्टेबल नहीं फील करते JF-17 थंडर को उड़ाते हुए। पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और डिपेंडेंट फील करती है F-16 फाइटर जेट को लेकर। और इसलिए आपने देखा होगा जब ये लोग भारत के अगेंस्ट भी ऑपरेशन करते हैं तब वहां पर भी ये लोग F-16 फाइटर जेट का ही यूज करते हैं। और जब यूएसए ने सबसे पहले पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट देने स्टार्ट किए थे, तब दोनों देशों के बीच पे अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जकोबाबाद जो पाकिस्तान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे इनका एक काफी इंपॉर्टेंट एयरबेस है जिसको ये शाहबाज एयरबेस कहते हैं, वहीं पर इनके F-16 डिप्लॉय होंगे। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये है पाकिस्तान का मेन एयरबेस जहां पर इनके F-16 डिप्लॉयड है। हालांकि जब 2019 में पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट यूज किए भारत के अगेंस्ट, उस वक्त ये देखा गया कि इन्होंने F-16 फाइटर जेट काफी बार जकोबाबाद से बाहर भी मूव कर लिए थे। यूएसए ने बाद में पाकिस्तान को फटकार लगाई और ये कहा कि ये सारे एयरबेस आप शहबाज एयरबेस में ही रखोगे, इसके बाहर नहीं रखने वाले। और अब जो पाकिस्तान के F-16 की मेंटेनेंस होगी ना, वो भी शहबाज एयरबेस में ही होने वाली है। और इस एयरबेस को अगर प्रॉपरली काउंटर करना है तो आपको यहाँ पे एक तो नॉर्थ ऑफ गुजरात और उसके अलावा राजस्थान के पास ना इंपॉर्टेंट एयर स्टेशन चाहिए होंगे, एयर बेसेस चाहिए होंगे, ताकि कॉन्स्टेंटली आप यहाँ पर प्रेशर बनाकर रखो और इस एयरबेस के जो F-16 फाइटर जेट हैं ये भारत के अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए, भारत के अंदर ना आ पाए। तो इसलिए जो गुजरात में एयरबेस बन रहा है ना, वहां पर हम MiG-29 डिप्लॉय करेंगे। उसके अलावा जो तेजस फाइटर जेट है उसे भी हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे बहुत बड़ी संख्या में ना। इस सब के अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि भारत शायद यहाँ पर S-400 डिप्लॉय करेगा, मगर मैं 100% उसको कंफर्म कर नहीं सकता। बट ये जो डिप्लॉयमेंट इंडिया ने कर दिया ना, इससे ही आप देखोगे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को हम प्रॉपर चेकमेट दे देंगे। क्योंकि अगर मान लो पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट यूज नहीं कर पाता ना, उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ज्यादा कुछ डैमेज इंडिया का कर नहीं पाएगी और फिर जो हमारी नेवी है और जो हमारी आर्मी है वो अपना ऑपरेशन आगे कैरी आउट कर सकती है। आपने देखा होगा जो IAF की वीडियो है वहां पर भी मेंशन किया गया है कि इस एयरबेस का मेन काम यह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को चेक में रखे, ताकि बाकी जो हमारी नेवी और आर्मी है ये अपने ऑपरेशंस कैरी आउट कर पाए ना। वो ऑपरेशंस क्या है आई डोंट नो, बट डेफिनेटली इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव किया है। पाकिस्तान के F-16 को काउंटर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था।
और हाँ, साथ ही साथ ये भी जान लो कि गुजरात में ना आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सपो भी चल रहा है। पीएम मोदी ने जो अनाउंसमेंट करी है कि हम ये एयरबेस बनाएंगे, ये इस डिफेंस एक्सपो के दौरान ही करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इमेजेस हैं इस डिफेंस एक्सपो की। ये एक बहुत ही यूनिक डिफेंस एक्सपो है क्योंकि इस डिफेंस एक्सपो में सिर्फ आपको भारतीय कंपनियां ही मिलेगी। अभी रिसेंटली आपको याद होगा एक आर्टिकल आया था जहां पर यह कहा जा रहा था कि भारत जिस तरीके से बाहर से वेपन्स इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो इससे भारत के पास हथियारों की कमी ना आ जाए। ये आर्टिकल वेस्टर्न मीडिया में पब्लिश हुआ था। इंडिया में कहा गया कि ये एक बस तरीका है वेस्टर्न कंपनीज का इंडिया को ये कहने का कि वापस हथियार इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दो ना। पीएम मोदी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं पीछे कदम नहीं रखूंगा, उल्टा हम आगे ही बढ़ेंगे। बहुत ही जल्द एक और बहुत ही बड़ी लिस्ट आएगी जिसमें 100 और आइटम्स होंगी जिनको इंडिया इंपोर्ट करना बंद कर देगा। इंडिया खुद ये सब डिफेंस आइटम्स भारत में ही करेगा मैन्युफैक्चर। तो मैं कहूंगा एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्ट्रेटजी है जिसमें हम जेन्युइनली ट्रस्ट दिखा रहे हैं अपनी कंपनीज पर, उनको टाइम दे रहे हैं, उनको स्पेस दे रहे हैं ग्रो करने का, ताकि कल को अगर मान लीजिए डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हमें जियोपॉलिटिक्स की वजह से ना अपने डिसीजंस मजबूरी में ना लेने पड़े। क्योंकि अभी आप अगर देखो तो डिफेंस के मामले में सिंस अब रशिया पे काफी डिपेंडेंट है, तो आपने देखा उसकी वजह से भारत पे काफी प्रेशर भी आया है। तो नीड ये है कि भविष्य में हम जियोपॉलिटिक्स को अपनी मेन स्ट्रैटेजी पर हावी ना होने दें और इतनी फ्रीडम रखें कि खुद के डिसीजंस, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बिना किसी प्रेशर के ले पाए। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इस साल इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेट कर रही है अपनी कौन सी एनिवर्सरी। ये आपको यहाँ पर फिल करना है ब्लैंक। रिसेंटली इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी करी थी अपलोड कि इंडियन एयरफोर्स की नई यूनिफॉर्म आ गई है। ये एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के समय आईएएफ की। तो आंसर करिए कमेंट सेक्शन में 100th, 90th, 50th, 150th कौन सी एनिवर्सरी चल रही है इस साल आईएएफ की। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि कितने लोग सही आंसर करते हैं यहाँ पर, और जो लोग वैसे सही आंसर करेंगे अभी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली क्या कहती हैं दीजा? पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि अच्छी बात होती है अपने डिफेंस के लिए आप हर चीज़ तैयार रखो, बट फिर हम ये कहेंगे कि आप F-16 के लिए ही क्यों अपनी बेस बना रहे हो। अच्छा, एक तरफ आप कहते हो, आपके ही लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ आप ये कर रहे हो, और तीसरा आप ये कहते हो कि उनकी जो हमारी आर्मी और नेवी है वो अपने ऑपरेशन करते हैं, दैट यू डोंट नो बट यू नो। मतलब इनसाइड आप लोग तबाह करना चाहते हो पाकिस्तान को। मुझे जहाँ तक लगता है तो आप लोग चाहते हो कि हर तरफ से घेर लिया जाए पाकिस्तान को, कि कहीं से भी आप कुछ भी कर सको। लेकिन ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि देखें, एट दी एंड इतना बड़ा बजट 1000 करोड़ रुपया लगा के बेस बना लिया, और इसी तरह पाकिस्तान को भी ये चीज़ें चाहिए कि देखें कभी क्रिकेट का मामला हो तो हम अलहदा, कभी किसी किस्म का ट्रेड का मामला हो तो हम अलहदा, हम पास हो के एक जैसी ज़ुबान बोल के, एक जैसे रहन सहन, एक जैसे कल्चर, एक जैसा ट्रेडिशन अपनाते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर है और एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि इंडिया ने अगर ये बिल्ड कर लिया है, एक मेगा एयरबेस बनाने जा रहा है, तो नो डाउट इंडिया के अगर अंदर गुजरात में 5 थी तो वो 5 अभी तक अगर पाकिस्तान का कुछ नहीं कर पाई तो ये भी कुछ नहीं कर पाएगी। बात ये नहीं, तो पाकिस्तान के पास भी तो उसका डिफेंस सिस्टम मजबूत है ना। बात ये यहाँ पे ये है कि डिफेंस सिस्टम चाहे पाकिस्तान का है चाहे इंडिया का है, बात है कि उसके ऊपर आप कितना ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, और उस पैसा को ही अगर आप अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के ऊपर लगाओ तो फिर वो ज़्यादा बेटर है। बट दुनिया इस वक्त एक ऐसे सिनेरियो में घिरी हुई है कि जहाँ पे छीना झपटी जो अपनी डोमिनेंसी दिखा देगा वो कामयाब हो जाएगा, और ये ज़्यादा देर तक लॉन्ग टर्म चलने वाला है नहीं है। अब ये जो होती है ना वेपनाइजेशन से निकल कर अवाम अब और तरह की जो है 5th जनरेशन वॉर, आपको आइडिया होगा, अब अवाम किसी और तरह से जो है वो यूज़ कर रही है और तरह से जो है ना आने वाला फ्यूचर नज़र आ रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये आपका कभी भी फ्यूचर नहीं हो सकते। बिल्कुल, और ये मैं कहती हूँ किसी भी कंट्री का फ्यूचर ये नहीं है कि आप हथियार बना लो, आप अपने लिए इतना कुछ कर लो। मुझे लगता है कि आजकल जो है मेरा आप देख रहे हो इकोनॉमी में लोग बीट कर रहे हैं एक दूसरे को, या किसी ना किसी नई चीज़ में हो रहा है। और जहाँ तक बात की जाए इससे मिल क्या जाएगा, ये आप जिस तरह देखो कि हम आज क्यों हमारे ट्रेडिशंस में या हम अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को भूलते हुए या अपनी लैंग्वेज को भूलते हुए ज़्यादातर ब्रिटिश और यूरोपियन जो चीज़ें हैं उनको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका फूड, उनका रहन सहन, उनका लिबास, उनकी दूसरी तीसरी चीज़ें, तो ये ही हैं जिससे आपका मोटिव तो है ना कि आप लोगों को अपने मुताबिक कर लें।
तो वो तो यूरोपियंस कितने तरीके से कर रहे हैं ना, उनके पास कोई वो ये कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हें मार देंगे, हम ये कर देंगे, मतलब तो वो कितने तरीके साइलेंटली अपने एक्ट से वो सब कुछ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हम वो भी हैं, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी राय को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो कर, सजेशन दें। तब तक लेने मेजबान दुआ में याद रखें। अल्लाह ने